अब हम पढ़ रहे हैं PM 2.5 के बारे में। ज़्यादातर ये आर्सेनिक और निकल है वो PM 2.5 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। PM 2.5 का मतलब है वो पार्टिकल्स जिनका डायामीटर, रिमेंबर डायामीटर 2.5 या उससे कम होता है, ठीक है। और इससे लंग डिजीजेस वगैरह भी होते हैं। उसके अलावा इससे भी छोटा एक पर्टिकुलेट मैटर है PM1, जिसका साइज 1 नैनोमीटर या उससे कम होता है। और ये और भी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इट कैन पेनिट्रेट थ्रू स्किन ऑल्सो। तो जितना छोटा पार्टिकल है उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। अब अगला पोल्यूटेंट है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश हम सभी को मालूम है, थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोयला जलाया जाता है उससे फिर जो स्मोक आती है और बाई प्रोडक्ट आते हैं उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है उसे फ्लाई ऐश कहते हैं, ठीक है। इसमें हैवी मेटल पोल्यूशन कॉज होता है। न केवल एयर को ये पोल्यूट करता है बल्कि वाटर को भी पोल्यूट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक तो वाटर बॉडीज में एंटर करता है, उसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर सेटल हो जाता है जिसकी वजह से प्लांट्स ब्रीथ नहीं कर पाते एंड दे डाई। क्योंकि इंडियन कोल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है इसलिए ज़्यादा ऐश भी प्रोड्यूस होती है, अनलाइक US और यूरोप का कोल जो कि कार्बोनिफेरस है, मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। अब फ्लाई ऐश जो है ऑक्साइड रिच होता है, ठीक है। इसमें एल्यूमिना, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ऑक्साइड कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सी चीज़ें रहती हैं और ये सभी बिना काम की नहीं है, ठीक है। वो काम आती हैं। अच्छा, एक मेजर चीज़ कि फ्लाई ऐश में मेजर ऑक्साइड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो आल सी काल के होते हैं, यानी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम। ये मैंने ट्रिक भी बनाई है, आलसी रहोगे तो काल आ जाएगा अगर हमने फ्लाई ऐश का ध्यान नहीं रखा तो। ओके, व्हाटएवर। नाउ यूजेस, फ्लाई ऐश के बहुत से यूजेस हैं। एक तो सीमेंट में ये यूज़ हो सकती है, इंटायरली सीमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती लेकिन 35% तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ब्रिक्स बन सकती हैं। क्रॉप ईल्ड को भी ये इंक्रीज़ करता है अगर ये सॉइल में जाए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये सीधा सॉइल में ही जाए और प्लांट पे डिपॉजिट ना हो, ये बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हांस कर सकता है। बाकी देखते आगे कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसके यूसेज के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स भी निकाली हैं, जैसे कि मैंडेटरी यूज़ ऑफ फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स इन ऑल द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, रोड एम्बैंकमेंट्स एंड लो लाइंग लैंड फिलिंग वर्क्स विद इन 100 किलोमीटर रेडियस ऑफ पावर स्टेशन। तो ये सारे काम अगर 100 किलोमीटर ऑफ रेडियस ऑफ पावर थर्मल पावर स्टेशन में हो रहे हैं तो फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और अगर कोई माइन फिलिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं विद इन 50 किलोमीटर ऑफ थर्मल पावर स्टेशन तो उसमें भी यूज़ ज़रूरी है। अब फ्लाई ऐश जो है वो रेगुलेट की जाती है अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसका ध्यान रखा जाए क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक अम्ब्रेला एक्ट है, तो बहुत सी चीज़ें उसी में सब्ज्यूम होती हैं, तो इट्स ईजी टू गेस। दूसरा, 2021 में एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें ये कहते हैं कि सभी कोल और लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे 100% ऑफ द फ्लाई ऐश जो वो प्रोड्यूस करते हैं विद इन 3 ईयर्स, ठीक है। और किसी भी साल में नॉट लेस देन 80% ईच ईयर। तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन भी करना ज़रूरी है, और न केवल कोल बल्कि लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट्स में भी। अब हम अगले पोल्यूटेंट पे आते हैं जो कि है नैनो पार्टिकल्स। अब नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जो हवा में प्रेजेंट हों, तो वो फायर की वजह से हो सकते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो या वोल्केनिक इरप्शन हो, बल्कि डस्ट स्टॉर्म और वेदरिंग से भी आ सकते हैं। बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो हैं जो इसे इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ा था PM वो पर्टिकुलेट मैटर था, ये है नैनो पार्टिकल्स है, तो ये भी छोटे पार्टिकल्स ही, ठीक है। अब ये डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन कर सकते हैं, एनवायरमेंटल हाइड्रोक्सिल रेडिकल कंसंट्रेशन, ओजोन डिप्लीशन, स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर चेंज, ये सभी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। जैसे एशियन ब्राउन क्लाउड्स वो हिमालयन ग्लेशियर्स को इम्पैक्ट करें, क्यों? क्योंकि सूट डिपॉजिट हो जाता है और एल्बिडो कम हो जाता है। नाउ नैनो पार्टिकल्स और ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है? नैनो पार्टिकल्स से जो है फ्री रेडिकल्स जैसे क्लोरीन के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी इंक्रीज़ हो जाती हैं
और ये ओजोन डिप्लीशन का एक मेजर कारण है। ठीक है, अब क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स ट्रोपोस्फेयर में वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो मिलकर स्ट्रेटोस्फीयर तक जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारा वाटर वेपर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयरिक कूलिंग होती है और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जो ज़्यादातर आइस क्रिस्टल होते हैं, और उन्हीं से ओजोन लेयर भी डिस्ट्रॉय होती है। मैंने इसके बारे में तो बता दिया कि कैसे सूट डिपॉजिट हो जाता है। ओके, अब न केवल ग्लेशियर्स के मेल्ट होने में ये एक मेजर कारण है सूट डिपोजिशन बिकॉज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, बल्कि इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स द क्लाउडीनेस, मानसून रेनफॉल, क्योंकि सभी फिनोमिनाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्लैक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और सबसे बड़े एमिटर्स हैं अनसरप्राइजिंगली इंडिया एंड चाइना। अब ब्राउन कार्बन क्या है, ये होता है ग्रीन हाउस गैसेज एंड ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्योर कंबस्टन, जैसे सूट या डस्ट। तो ब्लैक और ब्राउन बस कलर का ही अंतर है, दोनों ही पोल्यूटेंट्स। अब ब्लैक कार्बन के बारे में मैं बता चुकी हूँ, वो एक सूट की तरह होता है, और ब्लैक कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक रहता है, तो ये शॉर्ट लिव्ड होता है। वैसे तो बहुत लंबा टाइम इसका नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी सेकंड सबसे बड़ा पोल्यूटर है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। अब आ जाते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड पे। ये क्या है, ये भी शॉर्ट लिव्ड ही होती है ब्लैक कार्बन की तरह, लेकिन ये थोड़ी कम डेंस होती है देन एयर, इस वजह से ये हवा में उड़ जाती। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इनफ ऑक्सीजन नहीं होती टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही रह जाता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न भी होता है विद ब्लू फ्लेम। ये तो ही साइंटिफिक बात। वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नेचुरल ही है, तो इंसानों का इस एक चीज़ में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं ट्रोपोस्फियर में, फोटोकेमिकल मतलब जो सूरज की वजह से होते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे यहाँ होता है, एंड दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अब एंथ्रोपोजेनिक भी कुछ चीज़ों की वजह से होता है, जैसे इंटरनल कंबस्टन इंजन है, इनकम्प्लीट कंबस्टन से, आयरन स्मेल्टिंग से, ये सब चीज़ें कॉज करती हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की एक ह्यूमंस पर और एनिमल्स पर क्या गलत इफेक्ट है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है और उससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि हीमोग्लोबिन में बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है। मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो कार्बन हीमोग्लोबिन में ऐड हुआ है वो तो बहुत सारी जगह ले लेगा, और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ज़्यादा जगह बचेगी नहीं, तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। इन्वायरमेंट में भी ये एक डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल ओजोन को फॉर्म करने में जो है हेल्प करती है, तो ये उस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। और जो मीथेन के कंसंट्रेशन है वो बढ़ा देती है ये, तो ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बस डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है, दूसरों के साथ रिएक्ट करके वार्मिंग कॉज करती है, ये एक चीज़ याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो क्या ही कह सकते हैं। खैर, उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेज मानी किस किस चीज़ों को जाती हैं। तो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस जो माने जाते हैं वो हैं वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो यही है कार्बन वेपर, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, इट इज़ हेवियर देन एयर एंड नेचुरल सोर्सेज से भी आता है, एंथ्रोपोजेनिक से तो आता ही है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में भी सॉल्युबल है, इसलिए इसकी वजह से जो है ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन वार्मिंग भी होती है। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड एक एस्फाइक्सिएंट गैस है, मतलब कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड से जगह भर गई तो ऑक्सीजन कम ही होगी। और बस ये मैं बता ही चुकी हूँ कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओशन एसिडिफिकेशन होता है, क्योंकि ये पानी में डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेती है।